गणित कक्षा 12वीं के अध्याय 4 सारणी में आपका स्वागत किया जाता है। ये सारणी का फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और आव्यूह से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जा करके उसे सर्च करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। सारणिक चैप्टर पढ़ने के लिए हमको आव्यूह का ज्ञान होना जरूरी है। आव्यूह का हमने प्रश्नावली वाइज वीडियो नहीं बनाया है। आप प्रश्नावली सरल करेंगे और वीडियो देखेंगे तो आप प्रश्नावली आसानी से सरल कर लेंगे। आइए आज हम सारणिक के इस लेक्चर में सारणिक के परिचय और प्रसरण के बारे में बात करते हैं। तो सारणिक होता क्या है? सारणिक जो है आव्यूह से ही प्राप्त होता है। वर्ग आव्यूह का ही हम सारणिक निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो हमको टॉपिक दिया गया है प्रसरण और परिचय का, उसमें हम जानेंगे कि सारणिक किनका ज्ञात कर सकते हैं। तो सारणिक किनका ज्ञात कर सकते हैं? जो वर्ग आव्यूह होगा उसी का हम सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में अधिकतम 3x3 क्रम के वर्ग आव्यूह का ही सारणिक पढ़ना रहेगा। कितने क्रम का? 3x3 क्रम के आव्यूह का ही सारणिक हमको पढ़ना है। तो 3x3 कहने से आपको क्या लग रहा है? 3x3 यानी एक वर्ग आव्यूह, 2x2 यानी एक वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह का ही हम सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। सारणिक किसका ज्ञात कर सकते हैं? वर्ग आव्यूह का। तो वर्ग आव्यूह से ही हम सारणिक निकाल सकते हैं। जैसे यदि एक आव्यूह दिया है, यदि a बराबर a11, थोड़ा सा हम बड़ा लिखेंगे इसको, a बराबर a11, a12, a21 और a22। जैसा कि आपको हमने बताया है आव्यूह पढ़ाते समय कि आव्यूह क्या होता है? पंक्तियों और स्तंभों में अवयवों को रख करके एक बड़े कोष्ठक में दर्शाना आव्यूह कहलाता है। और दो समांतर रेखाओं के बीच में अवयवों को अगर हम रख देंगे तो वो सारणिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सारणिक। तो देखिए ये एक आव्यूह है। कितने क्रम का? 2x2 क्रम का ये आव्यूह है। यदि a बराबर इतना एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, तब इसका सारणिक का प्रदर्शन क्या हो जाएगा? a का सारणिक। ये आव्यूह a है, आव्यूह a का सारणिक डेट ए का मतलब क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सारणिक को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। डेट ए या मॉड ए होगा। डेट ए या मॉड ए होगा। यानी सारणिक का जो प्रदर्शन है वो डेट ए या मॉड ए से करते हैं। तो सारणिक का प्रदर्शन हम कैसे करते हैं? सारणिक का प्रदर्शन डेट ए या मॉड ए से करते हैं। सारणिक में आव्यूह के अवयवों को दो समांतर रेखाओं
के बीच रखकर दर्शाया जाता है। तो सारणिक में क्या करते हैं, आव्यूह के अवयवों को दो समांतर रेखाओं के बीच रखकर दर्शाया जाता है। जैसे ये आव्यूह है तो A बराबर A11, A12, A21, A22, ये आव्यूह है। आव्यूह A बराबर इतना का सारणिक रूप क्या हो जाएगा, का सारणिक रूप मॉड A बराबर इसको मॉड डेट A डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर रख देंगे तो सारणिक हो जाएगा, और ऐसे रख देंगे तो आव्यूह हो जाएगा। अब ये बड़ा कोष्ठक हट जाएगा, ये हो जाएगा A11, A12, A1, A21 और A22। अब अगर कोई कहे कि A11 क्या है, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। A12 क्या है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। A21 दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। A22 क्या है, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। ये सब क्या है, एलिमेंट है। ये सब क्या है, एलिमेंट है। ये आव्यूह कितने क्रम का हो गया, 2 गुणे 2 क्रम का। अधिक से अधिक हमारे पाठ्यक्रम में 3 गुणे 3 क्रम के सारणिक के बारे में ही बताया गया है। तो 3 गुणे 3 क्रम का जो सारणिक होगा वही हमें पढ़ना है। आप इसे एक बार नोट करिए, तब तक हम आपको आगे के टॉपिक के बारे में अवगत कराते हैं। या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा और आपने इसे अच्छे तरीके से नोट भी कर लिया होगा। तो आइए अब हम द्वितीय कोटि के आव्यूह के सारणिक के बारे में बात करते हैं। ये द्वितीय कोटि का आव्यूह ही है, तो हमने इसके बारे में बात कर लिया है। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, माना A बराबर दे दिया है A11, A12, A21, A22। ये क्या है, 2 गुणे 2 क्रम का एक आव्यूह है। माना A बराबर इतना एक 2 गुणे 2 क्रम या द्वितीय कोटि का एक आव्यूह है। क्या है ये, 2 गुणे 2 क्रम या द्वितीय कोटि का एक आव्यूह है। तो इसका अब हम मान ज्ञात करेंगे। इसका सारणिक क्या हो जाएगा, मॉड A बराबर क्या हो जाएगा, A11, A12, A21, A22। तो मॉड A बराबर हो जाएगा क्या, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए A11 गुणे A22 और माइनस A21 और गुणे A12। ये हो गया 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह का सारणिक। और उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस तरह से। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, कौन सा हरण है ये, उदाहरण है, सी का हरण नहीं है। A बराबर दिहलेवा का दिहलेवा 1, 2, 3, 4, ये एक आव्यूह है। ठीक, तब कहेगा कि मॉड A बराबर क्या होगा। मॉड A डिटर्मिनेंट ऑफ A, डेट A कह देगा, या A लिख करके उसको 2 पैरेलल लाइन के बीच में रख देगा, 2 समांतर रेखाओं के बीच में। तो इसका मतलब क्या हमको ज्ञात करना रहेगा, उसका सारणिक ज्ञात करना होगा। तो देखिए मॉड A बराबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3,
4। तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, तो मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4 माइनस 2 3 6, तो मॉड ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने द्वितीय कोटि के आव्यूह के सारणी के बारे में और उसके मान के बारे में बात कर लिया। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए। फिर हम प्रसरण पर बात करते हैं। तो आइए अब हम तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तृतीय कोटि का एक आव्यूह दिया गया है, a गुणे 3। ये क्या है, 3 गुणे 3 क्रम का एक आव्यूह है, जिसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। पंक्तियों और स्तंभों के अवयवों की संख्या क्या है, 3 गुणे 3 क्रम, यानी 3 तरीके 9 अवयव इसमें हैं। तो अब हम प्रसरण की बात करेंगे। ये हो गया पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो हम पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण जानेंगे। तो आइए जानते हैं पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। तो सबसे पहले हम इस आव्यूह को क्या करेंगे, एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखते हैं, आव्यूह को हम सारणी में पहले बदल लेंगे। यहाँ पर देखिए मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक डेट ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। करने पर पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करेंगे। ये अपनी क्या हो गई, पहली पंक्ति हो गई। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तो पंक्तियों स्तंभों के अनुसार जो है हम प्रसरण कर सकते हैं। पंक्ति के अनुदिश भी कर सकते हैं और स्तंभ के अनुदिश भी कर सकते हैं। मान सेम मिलेगा हमको। तो देखिए क्या करेंगे, बराबर ये -1, पहली पंक्ति हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 1। ये 1 1 अवयव लिखेंगे A11। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 + 1 और मॉड। इस अवयव को अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसे हम ऐसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ढक लेंगे। उसके अलावा जो बचेगा उसे हम मॉड में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा A22 A23 और A32 A33। फिर प्लस -1 की पावर। अब A12 को लिखना है, A12। तो ये पंक्ति और स्तंभ, यहाँ 1 धन 2। अब 1 2 यानी इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे। तो लिख देंगे A21 A23। इसको और इसको हमने ढक दिया। ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। ध्यान से देखेंगे सब लोग। A33 प्लस -1 पर अब इसको लिखना है हमको A13। तो ये हो जाएगा 1 + 3 A13। अब इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे। तो ये और ये बचेगा, इसको लिख लेंगे A21 A22 A31 और A32। अब देखिए, अब इसे हम यहाँ लिखते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं। प्रसरण से भी क्या मिलता है, सारणिक का मान ही मिलता है। तो -1 पर 1 धन 1 अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। सारणिक का मान क्या होता है, तो देखिए 3 गुणे 3 क्रम का एक सारणिक है।
तो उसका मान क्या होता है, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस प्लस। किसी भी तरफ से हम मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो स्तंभ वाइज ज्ञात करें, चाहे पंक्ति वाइज ज्ञात करें, चाहे बीच में से ज्ञात करें, चाहे यहाँ किनारे से ज्ञात करें, चाहे नीचे से ज्ञात करें, हर तरह से मान सेम ही मिलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका मान -1 पर 1 धन 1, यानी -1 पर अगर समघात है तो पॉजिटिव होगा और विषम घात है तो निगेटिव। यहाँ देखिए 2 1 3 विषम घात है, 3 1 4 समघात है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, बाकी ये दोनों पॉजिटिव। तो ये देखिए A1 1, फिर यहाँ गुणे, इसका इसमें गुणा तो A2 2 गुणे कितना, A2 3, A3 3, क्या हो गया A3 3, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद A32 माइनस A32 इंटू A23, A32 और इंटू A23, ऐसे ही सब काम करना है। अब यहाँ पर देखिए माइनस, ये हो जाएगा A12, फिर उसके बाद इसका इसमें और इसका इसमें, तो A21 गुणे A33 माइनस A31 A23, A31 गुणे A23। अब देखिए एक बच गया A13 वाला, तो यहाँ पर प्लस A13 गुणे A21 का इसमें, तो A21 गुणे A32 माइनस A31 गुणे A22। तो इस तरह से पहली पंक्ति यानी R1 के अनुदिश प्रसरण हमारा हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कक्षा 12वीं के गणित विषय के अध्याय 4 सारणी के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत किया जाता है। जैसा कि सारणी से संबंधित हमने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे प्लेलिस्ट से जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। आइए हम सारणी से संबंधित आज के इस दूसरे वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणिकों के गुणधर्म। तो आइए हम सारणिकों के पहले गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। सारणिक का गुणधर्म जानने से पहले हम जान लेते हैं सारणिकों को दो समांतर रेखाओं के बीच पंक्तियों और स्तंभों में अवयवों को रख करके प्रदर्शित करते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच पंक्तियों और स्तंभों के रूप में रखकर अवयवों को प्रदर्शित करते हैं। तो सारणी की जो मुख्य मुख्य प्रॉपर्टी उसके बारे में आपको अवगत कराते चलें। तो सारणी की जो पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी सारणी के अवयवों, चाहे पंक्ति को चाहे स्तंभ, हमेशा हमको पंक्ति और स्तंभ इसमें ध्यान में रखना होगा। पंक्ति और स्तंभों के मान बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभों के मान अगर समान हो जाए तो सारणी का मान 0 हो जाता है। एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव यदि 0 हो जाए तो भी सारणी का मान 0 हो जाता है। तो आइए हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। यदि किसी प्रॉपर्टी नंबर 1, यदि किसी सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों या
दो स्तंभों के मान समान हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे दो पंक्तियों या दो स्तंभों के मान समान यदि हो जाए तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सारणिक के सवाल को लगाने के लिए हमको सबसे आसान मेथड होता है, सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए उसका गुणा कर लीजिए, और गुणा करने पर कभी कभी ज़्यादा नंबर मिल जाता है, ज़्यादा अंक आ जाते हैं, परीक्षा में नहीं, जो प्रश्न होता है उसमें। तो इसलिए हम प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं जिससे सारणिकों को हम आसानी से सरल कर पाएं। तो पहली प्रॉपर्टी हो गया कि किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के मान यदि बराबर है तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने ए बी सी और फिर हमने रख दिया ए और ए और यहाँ x1 x2 x3। तो अगर आप ध्यान दें तो ये दो स्तंभ हैं जिनके मान क्या है? बराबर हैं। दो स्तंभ हैं जिनके मान बराबर हैं और इनको हम पंक्तियों में बदल दें, ए और x1 x2 x3। तो इनका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जिसमें दो स्तंभों के मान समान है और इसमें दो पंक्तियों के मान समान है, इसलिए सारणिक का मान हो गया 0। आइए अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी सारणिक के सभी अवयवों और एलिमेंट्स की बात हो रही है। यदि किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या कहा गया? पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर A1 A2 A3, B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3 का जो मान होगा वो ये पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए तो हो जाएगा A1 A2 A3, ये B1 B2 B3, ये C1 C2 C3। तो क्या हो गया? ये जो पंक्तियां थी अब स्तंभ हो गई, पंक्तियां थी स्तंभ हो गई, पंक्तियां थी स्तंभ हो गई। तो पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। आप इन दोनों प्रॉपर्टियों को नोट करिए। हम आपको तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में अवगत कराते हैं। तो इस तरह से हमने दो प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया। आइए हम तीसरी प्रॉपर्टी बतलाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? फिर इन प्रॉपर्टियों पर हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है।
तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, मुख्य रूप से हमारे पास ये जो 6 प्रॉपर्टियां हैं जिसमें से 3 प्रॉपर्टी जो है बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है, तो हम यहाँ 3 या 4 प्रॉपर्टी को जानेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। तो सारणी का मान शून्य होता है। अगर किसी सारणी की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ देखिए, उसके सभी अवयव यदि 0 आ गए तो सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे 0 0 0 और यहाँ A B C D E F इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एक पंक्ति का मान 0 है तो सारणी का मान 0 आ जाएगा। 0 0 0 एक स्तंभ का मान 0 है, A B C D E F तो इक्वल टू हो जाएगा 0, सारणी का मान तुरंत 0। तो बहुत आसानी से इन प्रॉपर्टियों के प्रयोग के द्वारा हम सारणी के प्रश्नावली को और सारणी के दिए गए क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। यदि किसी सारणी के किन्हीं 2 पंक्तियों या किन्हीं 2 स्तंभों को बदल देंगे तो सारणी का चिन्ह जो है बदल जाता है। यदि किसी सारणी के किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदल जाता है। तो किसी सारणी के किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को अगर हम चेंज कर दें तो उस सारणी का चिन्ह भी क्या होगा? बदल जाएगा। अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं तो काफी बेहतर होगा। और आइए अब हम उदाहरण आपके सामने रखते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा कि इन 4 प्रॉपर्टियों का प्रयोग कहाँ पर होगा। और आगे की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी हम आपको बतलाएंगे। तो आइए पहले इन 4 प्रॉपर्टियों पर हम एक एक उदाहरण कर लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। तो आइए एक प्रश्न के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। सारणिकों के गुणधर्म के प्रयोग से निम्न को सरल करें। प्रश्न है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c बराबर 0 हमें सिद्ध करना है। तो ये प्रश्नावली 4.2 का है। NCERT के एक्सरसाइज 4.2 का ये पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। इसे हमें सारणिकों के गुणधर्मों के प्रयोग से लगाना है। तो सारणिकों का गुणधर्म क्या कहता है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के किन्हीं 2 अवयवों का मान बराबर कर लीजिए तो सारणिक 0 हो जाएगा। तो एकदम हम कर सकते हैं फ्रॉम
लेफ्ट हैंड साइड x y z a b c x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। ये देखिए पंक्ति स्तंभ है, स्तंभ है, स्तंभ है। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो आप पंक्ति का प्रयोग करके सवाल को लगा सकते हैं या स्तंभ का प्रयोग करके सवाल लगा सकते हैं। तो हम स्तंभ के प्रयोग से इस सवाल को लगाएंगे और पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल करके इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे और किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों का मान 0 करके भी हम सरल कर सकते हैं। तो इन 3 प्रॉपर्टियों का भरपूर प्रयोग होगा शारीरिक के प्रश्नों को सरल करने में। तो देखिए ये जो C2 है यानी दूसरा स्तंभ, C2 में हमने क्या कर दिया, C2 प्लस C1। तो जब C2 में C1 को हमने ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मान, देखिए x धन a y धन b z धन c, इन दोनों के मानों को देखने पर ये दोनों स्तंभों के मान समान हो जाएंगे और शारीरिक का मान जो है तुरंत 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, यानी पहले स्तंभ में कुछ नहीं, तो पहले को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। दूसरे स्तंभ में करना है क्या, x धन a y धन b z धन c, और तीसरे स्तंभ में कुछ नहीं करना है, वो ज्यों का त्यों उतार लेना है, x धन a y धन b और z धन c बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। क्यों होगा, क्योंकि दो स्तंभों के मान समान है, क्योंकि दो स्तंभों के मान समान है। तो देखिए ये दो स्तंभ क्या हो गए, समान हो गए, इसलिए शारीरिक का मान 0। हमको कुछ नहीं करना पड़ा, केवल हमको क्या देखना पड़ा कि दो स्तंभों के मान समान हो गए, प्रॉपर्टी लग गई कि स्तंभों के मान, दो स्तंभों के मान बराबर होने पर शारीरिक का मान 0 हो जाता है। तो पहला प्रश्न आप सरल कीजिए, उतारिए। हम दूसरे प्रश्न को उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। तो आइए हम एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रखते हैं, जो है 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा को हम बोलते हैं इकाई का घनमूल, इकाई के घनमूल होते हैं ओमेगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0 और ओमेगा क्यूब का मान होता है 1। इन दोनों मानों को आप याद रखेंगे और हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमको कितना लाना है, 0। तो देखिए 1 ओमेगा 1, ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब हम करेंगे क्या, 0 कब आ सकता है, 0 तब आ सकता है जब दो पंक्ति या दो स्तंभों के मान समान है और किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ का अवयवों का मान 0 हो जाए, तब भी शारीरिक का मान 0। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर धन 1, लेकिन हम एक ऑर्डर में लिख दिए, निश्चित क्रम में लिख दिए हैं। अब ये देखिए 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और बाकी इन सबको उतार लेंगे, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए इधर देखते हैं, इन सब का मान क्या हो जाएगा 0, तो हम लिख देंगे 0 0 0, फिर इन सबको उतार देंगे, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 0। क्योंकि एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं,
अतः सारडिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारडिक के गुणधर्मों के प्रयोग से इन 2 प्रश्नों को सरल किया। हमने सारडिकों के गुणधर्म में कुल 4 प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया। किताब में और भी प्रॉपर्टी दी गई हैं। जो मुख्य प्रॉपर्टी थी जिनसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, उन प्रॉपर्टियों के बारे में हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गणित कक्षा 12वीं के अध्याय 4 सारडिक के इस तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत किया जाता है। अब तक हमने सारडिक से संबंधित 2 वीडियो देखे हैं और समझे हैं। आइए अब हम सारडिक से संबंधित इस तीसरे वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसका टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति में कक्षा 9 में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला प्रयोग करते थे। 1/2 x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2। तो हम सारडिक के प्रयोग से कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1, y1, x2, y2 व x3, y3 दिए गए हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1, y1, x2, y2, x3, y3 दिए गए हैं, जैसे ये त्रिभुज है और उनके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। इसका निर्देशांक है x1, y1, शीर्ष है A और ये शीर्ष B और ये शीर्ष C, x2, y2, x3, y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। सारडिक के प्रयोग से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। 1/2 यहाँ हम लिख देंगे x1, x2, x3, यहाँ लिख देंगे y1, y2, y3 और यहाँ लिख देंगे 1, 1, 1। अब हम इसको सरल कर लेंगे। 1/2। देखिए पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने पर सारडिक के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, R को C में और C को R में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा x1, x2, x3, ये y1, y2, y3 और ये 1, 1, 1। हमने क्या कर लिया, पंक्तियों, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया और पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा क्या, 1/2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1। अब देखिए x1 का मान ज्ञात करना है, तो ये स्तंभ और इस पंक्ति को ढक लेंगे, इसका आपस में गुणा y2 माइनस y3 हो जाएगा, y2 माइनस y3। फिर यहाँ पर माइनस x2, एक होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। तो x2 का मान ज्ञात करना है, इसको ऐसे ढक लेंगे, y1 का 1 में गुणा करेंगे, y1 का 1 में, तो हो जाएगा y1 माइनस 1 का y3 में, तो हो जाएगा y3 और प्लस x3। अब x3 का मान ज्ञात करना है, x3 का जिसका मान ज्ञात करना है उसको ढक लेंगे। तो इसको हम ढकेंगे स्तंभवार और
पंक्तिवार। तो पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे, जिसका मान ज्ञात करना उसके पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे। x3 का मान है तो इसको और इसको ढक लिए। अब इसका और इसका गुणा कर देंगे, बीच में माइनस चिन्ह, तो हो जाएगा क्या, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अब देखिए डेल्टा बराबर हो जाएगा 1/2, ये x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y3, और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ प्लस x2, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 वर्ग मात्रक। तो ये हो गया सारणी के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसे आप नोट करिए और उसके संबंध में हम और बातें बतलाते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2। अगर दिए गए बिंदु संरेख है, यानी बिंदु एक ही रेखा में है, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो पहला केस इसमें बनेगा क्या, यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं, तब डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 0, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल हमेशा और हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्षेत्रफल अगर ऋणात्मक आ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को ऋण चिन्ह छोड़ करके उसका धन वाला मान लिखेंगे। तो पॉइंट बस हम लिख देंगे कि क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, क्षेत्रफल हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। क्षेत्रफल यानी किसी भी खेत का एरिया। तो कभी आपने सुना है कि क्या किसी खेत का क्षेत्रफल, मेरे खेत का क्षेत्रफल -2 मीटर स्क्वायर है, मेरा माइनस इतना मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल वाला खेत है, यानी माइनस होता ही नहीं, क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है। तो क्षेत्रफल हमेशा हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह छोड़ने पर उसका धन वाला पार्ट हम लिखेंगे। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। उदाहरण हम एक उठाते हैं, उदाहरण, एक ही उदाहरण इसमें पर्याप्त है। अगर आप गणना करना जानते हैं तो आपके लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त है इस टॉपिक से। तो दिए गए बिंदु हैं शीर्षों, किसके शीर्षों, त्रिभुज के शीर्ष, 1,0, 6,0 और 4,3 का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट होगा x1 y1 होगा, ये ऊपर x2 y2 होगा और ये x3 y3 होगा। तो डेल्टा बराबर हम क्या लिख देंगे, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इधर 1 1 1 लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, 1 6 4, फिर 0 0 3 और फिर 1 1 1, ऐसे लिख देंगे। अब डेल्टा बराबर 1/2। अब 1 का हमको मान ज्ञात करना है, तो इसको आप ढक लीजिए, इसको और इसको ढकेंगे। 0 का 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 0, -3 का 1 में करेंगे 3, फिर यहाँ माइनस लिखते हैं, 0 है
तो 0 का गुणा किसी में भी करेंगे वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो जब बाहर 0 है तो अंदर हमको लिखने की जरूरत है ही नहीं, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं 0। इसको ढकेंगे तो 6 एकम 6 और माइनस 4 एकम 4। अब प्लस 1 लिखेंगे तो 1 को हम ढकेंगे तो क्या करेंगे, 6 का 3 में गुणा तो 6 3 18 माइनस 4 का 0 में तो 0, और बड़े वाले कोष्ठक का हम यहाँ प्रयोग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, डेल्टा बराबर 1/2, ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट आप भी को नहीं दर्शा रहा है, यहाँ पर बस ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है। सारणिक खत्म, अब हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल निकाल रहे हैं। 1 का -3 में गुणा होगा तो हो जाएगा क्या, -3, ये तो 0 हो जाएगा, तो -0 करें चाहे +0 करें एक ही बात है। और 1 का 18 में गुणा होगा तो धन 18। डेल्टा बराबर 1/2 गुणे 18 में से 3 चला जाए तो 15, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 15/2 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, वर्ग मात्रक। तो इस तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल पर हमने जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में जाना। ये जाना कि अगर बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, और क्षेत्रफल हमेशा और हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। और इस पर आधारित हमने एक प्रश्न भी कर लिया। तो उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का टॉपिक बहुत ही आसान था। इसमें प्रश्नावली 4.3 से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप चाहें तो अभ्यास कर सकते हैं। तो बस आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। गणित कक्षा 12वीं के अध्याय 4 सारणिक के इस चौथे लेक्चर में आपका स्वागत किया जाता है। अब तक हमने सारणिक से संबंधित 3 वीडियो अपलोड किए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उन वीडियो को देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर सारणिक के रिलेटेड प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज सारणिक के इस चौथे लेक्चर में हम उपसारणिक और सहखंड के बारे में चर्चा करते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपसारणिक और सहखंड। तो जैसा कि उपसारणिक को हम माइनर और सहखंड को कोफैक्टर कहते हैं, और उपसारणिक को हम m से प्रदर्शित करते हैं और सहखंड को a से। तो हम जानते हैं उपसारणिक को MIJ तथा सहखंड को AIJ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने जान लिया कि उपसारणिक को MIJ तथा सहखंड को AIJ से प्रदर्शित करते हैं। M फॉर माइनर, और ये हो गया पंक्ति गुणे स्तंभ, और ये भी हो गया पंक्ति गुणे स्तंभ। तो एक हम सारणिक लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यह एक क्या है, सारणिक है। यह एक सारणिक है। अब इस सारणिक का हमको उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो उपसारणिक हम अवयवों का ज्ञात करते हैं। जैसे किसी भी अवयव का उपसारणिक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, उसे पंक्तिवार और स्तंभवार ढक लेंगे। क्या करेंगे, उसे पंक्तिवार और स्तंभवार ढक लेंगे। तो पंक्तियों और स्तंभों को ढकने के बाद जो भी अवयव मिलेगा उसे लिखने पर हमारा उपसारणिक प्राप्त हो जाएगा।
तो देखते हैं A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक अगर हमको ज्ञात करना हो तो हो जाएगा M11। A11 का उपसारणिक क्या हो जाएगा M11, यानी माइनर ऑफ 11, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का उपसारणिक बराबर, हम क्या करेंगे, इस पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का उपसारणिक ज्ञात करने के लिए इसे हम स्तंभ और पंक्ति को ढक लेंगे। तो देखिए स्तंभ और पंक्ति को ढकने के बाद हमारा यही वाला अवयव बचता है। तो इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा A22, A23, A32 और A33। तो इस तरह से हमारा A11 का उपसारणिक M11 हो गया। आइए हम देखते हैं A12 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक क्या हो जाएगा M12 इज इक्वल टू, अब हमको A12 का उपसारणिक निकालना है। हमारा अवयव क्या है A12, तो हम A12 को ढकेंगे स्तंभवार और पंक्तिवार। तो क्या बचेगा, इसको हमने ढक लिया, देखिए हमने किसको ढक लिया, इसको हमने ढक लिया ऐसे, और ये ऐसे बन गया, टी शेप बन गया। अब टी शेप बनने के बाद कौन कौन से अवयव बचते हैं A21, A23, A31 और A33। तो हम क्या लिख देंगे A21, A23 और फिर A31, A33। इस तरह से हमारा A12 का उपसारणिक हो गया। आइए हम इसमें से किसी का भी उपसारणिक निकालना है, तो हम इसमें से किसी का भी उपसारणिक निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें से किसी भी एक अवयव जैसे A32 का उपसारणिक निकालें, उपसारणिक बराबर M32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 का हम निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं 32 का। तो जिसका निकालना है उपसारणिक पंक्तिवार और स्तंभवार उसे ढक लेंगे। तो ये देखिए पंक्तियों और स्तंभों को हम ढकेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा A11, A13, A21, A23। देखिए हमने क्या किया, इसको ऐसे हमने ढक लिया तो हमारा क्या बन जाएगा उल्टा टी बन गया। अब A11 को हम लिख देंगे A11, फिर A13, फिर A21 और फिर A23। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए उपसारणिक का, फिर हम आपको सहखंड के बारे में बताते हैं। इस तरह से हम उपसारणिक ज्ञात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने इस तरह से देखा कि हम किस तरह से किसी भी अवयव का उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि सहखंड आव्यूह क्या होता है और उसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो जहां हमने लिखा है A11 का उपसारणिक, अब हम वहीं लिखेंगे A11 का सहखंड। तो देखिए A11 का सहखंड, A11 का सहखंड क्या हो जाएगा A11 का सहखंड कैपिटल A11 होगा और हम क्या लिखेंगे -1 पर जो पंक्ति और जो स्तंभ हम प्रयोग करेंगे उसे हम लिख देंगे 1 1 1 लिखा है तो 1 + 1 हो जाएगा। फिर उस अवयव को भी हम वहां पर लिखेंगे, जैसे A11 है तो इस अवयव को हम यहाँ लिख देंगे A11, फिर उसके बाद M11 लिख देंगे। क्या लिख देंगे M11, यानी A11 का उपसारणिक A11 गुणे देखिए -1 की पावर I + j, यानी जो पंक्ति और स्तंभ का प्रयोग कर रहे हैं वो। तो देखिए Aij आपको ज्ञात करना है। Aij बराबर हो जाएगा -1 की पावर I
प्लस जे और फिर ए आई जे और यहाँ पर कैपिटल एम आई जे। अब देखिए ए आई जे क्या है, अवयव है, अवयव है और ये क्या है, उपसार्डिक है। क्या है, उपसार्डिक। तो ये मेथड है, इस तरह से हम सहखंड ज्ञात करते हैं। हमको A11 का सहखंड ज्ञात करना है तो A11 वाले अवयव को हम लिखेंगे और उसका चिन्ह भी लिखेंगे। यानी सहखंड में हमें चिन्ह की जरूरत पड़ती है, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह होगा प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये A22 है। तो आपको A11 का सहखंड ज्ञात करना है तो कैपिटल A11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1 A11। अब देखिए 11 हमने M11 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1 A11 और A11 का उपसार्डिक क्या है, इसको और इसको हम ढक लेंगे तो लिख क्या देंगे A22 A23 और A32 और A33। ये हो जाएगा A11 का सहखंड। इसी तरह से आपको A31 का निकालना है तो A31 का सहखंड, A31 का सहखंड कैपिटल A31 इज इक्वल टू -1 पर 3 प्लस 1 और फिर A31 को यहाँ पर लिखेंगे और माड यानी सार्डिक, ये क्या है, उपसार्डिक है, ये क्या है, अवयव है। -1 पर 3 धन 1 उसका चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो आप इसे भी देखते चलेंगे, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पर ये सब कार्य हो रहा है। तो A31 को हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, उपसार्डिक में लिखने के लिए इसको और इसको ढक लेंगे तो ये वाला पार्ट बचा, उसे हम इसमें लिख देंगे A12 A22 A13 और A23। तो इसी प्रकार से अन्य अवयवों का भी हम सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार नोट करिए, फिर हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं, आप इसे नोट करिए। किसी भी सार्डिक का हमको क्या ज्ञात करना है, उपसार्डिक और सहखंड। तो किसी भी सार्डिक का ज्ञात करने के लिए हम एक उदाहरण यहाँ पर लिखते हैं, आप इसे नोट करिए। तब तक हम एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो 2 6 1 और फिर -3 0 5 और 5 4 -7 का के अवयव 5 का उपसार्डिक व सहखंड ज्ञात करें। अवयव 5 का उपसार्डिक और सहखंड ज्ञात करें। प्रश्न में प्रत्येक अवयव का उपसार्डिक और सहखंड पूछ सकता है। हम यहाँ पर बस 5 के उपसार्डिक और सहखंड को ज्ञात करने जा रहे हैं। तो जिसका भी पूछेगा आप उसे निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम इसे सरल करते हैं। तो देखिए 5 क्या है, पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। 5 क्या है, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। यानी 5 का हमको निकालना है उपसार्डिक। 5 का उपसार्डिक बराबर क्या हो जाएगा, 5 को हम क्या करेंगे, ढक लेंगे स्तंभवार और ये पंक्तिवार। तो 6 0 1 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 0 और 1 5,
6 0 और 1 5। ये आंसर हो गया अपना, ये हो गया आपका 5 का उपसारणिक। फिर आप निकालना है 5 का सहखंड। तो देखिए 5 का सहखंड, 5 का सहखंड बराबर -1, -1। अब देखिए कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति, तो यहां रख देंगे 1। कौन सा स्तंभ है, तीसरा, तो 3। फिर उसके बाद किसका निकाल रहे हैं, 5 का, तो यहाँ पर 5 रहेगा। फिर उसका उपसारणी, तो इसको ढकेंगे 6 0 1 5, यानी यही लिखना है 6 0 और 1 5। तो देखिए -1 पर अगर समघात है तो उसका मान क्या होगा, प्लस, -1 पर विषम घात है तो उसका मान क्या होगा, माइनस। ये हो जाएगा 5 और ये 6 5 30 -1 0 0। अब देखिए ये +5 हो जाएगा, यानी 5 गुणे 30, तो 5 3 15 150। इस तरह से 5 का सहखंड भी आपने ज्ञात कर लिया। तो इसमें से किसी का भी उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना हो तो आप पीछे बताए गए नियमों के आधार पर रख करके ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा और आप ज्ञात करने में सफलता भी हासिल करेंगे। तो आज का हमारा ये सारणिक लेक्चर 4 का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, और हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा मनोबल इसी तरह से बढ़ाते रहिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। गणित कक्षा 12वीं के अध्याय 4 सारणिक के इस 5वें लेक्चर में आपका स्वागत किया जाता है। अब तक हमने सारणिक से संबंधित 4 लेक्चर पर वीडियो अपलोड किया है, आप लोगों ने उसे देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो उन वीडियो को अवश्य देखें, और उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन्हें देख सकते हैं। आइए आज हम अपने इस 5वें लेक्चर में अपने इस टॉपिक सहखंडज, आव्यूह और व्युत्क्रम के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको बताते चले कि सहखंडज आव्यूह होता क्या है। सारणिक के इस चैप्टर में आव्यूह का भी प्रयोग होगा। तो आव्यूह से ही हमको क्या मिलेगा, सारणिक। आव्यूह का माड हम निकाल देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सारणिक, डिटर्मिनेंट्स। तो माड निकाल करके माड के अवयवों को सहखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। माड के अवयवों को हम किसे, सहखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए व्युत्क्रम को हम ए इनवर्स कहते हैं और परिवर्त को ए डैश, परिवर्त को क्या कहते हैं, ए डैश। ये व्युत्क्रम है। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 माड ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। इसको हम क्या बोलेंगे, ए का सहखंडज, ए का सहखंडज, ए का सहखंडज आव्यूह। इसको क्या बोलेंगे, ए का सहखंडज आव्यूह। ये माड ए क्या है, सारणिक का मान है, माने आव्यूह का मान, ए का माड, ए का सारणिक। ये क्या है, ए का सारणिक। माड ए क्या हो गया, ए का सारणिक हो गया। तो माड ए क्या है, ए का सारणिक है। अब देखिए यदि माड ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर माड ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब जो है ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। और इसी आव्यूह, तब हम आव्यूह को क्या बोलेंगे, ए इनवर्स जिसका ज्ञात किया जाएगा उस आव्यूह को हम बोलेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। उस आव्यूह को हम बोलेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। माने जिसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, रिवर्सिबल मैट्रिक्स। तो आइए इस उदाहरण के द्वारा हम इसे
ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सखंड ज्ञात करने के लिए मॉड ए ज्ञात करना। तो मॉड ए बराबर हो जाएगा 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। अब देखिए मॉड ए बराबर हो जाएगा क्या, 1 3 एकम 3 माइनस 0 का 5 में गुणा तो 0, यहाँ माइनस होता है और ये -1 है तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे -1 और ब्रैकेट में लिखेंगे -1 का मान ज्ञात करने के लिए इसको ढकेंगे, इसको 2 एकम 2 -5 दूना के -10 -5 दूना के 10। फिर उसके बाद ये +2 और 2 0 0 हो जाएगा और +6 हो जाएगा, बीच में होता है माइनस और यहाँ पर माइनस है इसलिए 2 3 6। मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा ये 3 एकम 3 और ये माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो गया, अंदर 1 गुणे अंदर 2 धन 10 और धन 2 छका 12 हो जाएगा। तो मॉड ए इक्वल टू हो गया 3 और धन 10 2 12 और धन 12। तो मॉड ए इक्वल टू हो गया कितना, 12 12 24 24 3 27। अब देखिए मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, अतः ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो अभी तक हमने क्या ज्ञात किया कि इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। ए इनवर्स कब ज्ञात कर सकते हैं, जब मॉड ए इक्वल टू 0 नहीं होगा तब। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मॉड ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 27। और आप इसे एक बार नोट करिए। तो इस तरह से हमारा मॉड ए बराबर कितना आ गया 27। अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 है, मॉड ए का मान 0 नहीं है, तभी हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब इसे मिटा करके अगला स्टेप हम लिखते हैं। तो मॉड ए हमारा यहाँ पर लिख दिया गया है कितना 27, क्योंकि यहाँ मॉड ए की हमको जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए का सखंडज आव्यूह। अब करेंगे हम क्या कि मॉड ए के अवयवों को, मॉड ए के अवयवों को सहगुणन खंडों के रूप में, सहगुणन खंडों सहखंडों, यहाँ पर सहगुणन खंडों का मेरा मतलब है सहखंडों के रूप में लिखने पर, सहखंडों के रूप में लिखने पर। तो मॉड ए के अवयवों को हमको क्या लिखना होगा, सहखंडों के रूप में, जिसमें हमारा A11 निकलेगा। पहला क्या होगा A11, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। A11 A12 A13 A21 A23 A23 A22 A23 A31 A32 A33। तो 1 1, अब हम एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस लिखेंगे। एक एक है, एक एक कितना होगा 2, जो सम आएगा उसके आगे प्लस लिख देंगे, 1 1 2। तो मॉड इसको रखेंगे, इसको ये हो जाएगा 3 5 0 1 3 5 0 1। इसका सरलीकरण कर देंगे तो 3 एकम 3 माइनस 0 का 5 में गुणा 0 बराबर 3। फिर A12, ये देखिए 1 और 2 कितना 3, तो उसके आगे माइनस, सम रहेगा तो प्लस और विषम रहेगा तो माइनस। अभी क्या करना है, इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, 2 5 -2 और 1, 2 5 -2 और 1। ये हम क्या निकाल रहे हैं, सहखंड। सहखंड पर हमने वीडियो बनाया है, आप लोग जा करके उसे देख लीजिएगा। तो -2 एकम 2 माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 5 दूनी के 10 10 दूनी के अरे 10 2 12 -12। अब A13 बराबर 3 1 4, इसलिए इसका चिन्ह प्लस, इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, 2 3 -2 0 2 3 -2 0। अब ये हो जाएगा कि ना 2 का 0 में गुणा 0 और ये प्लस 6 बराबर हो जाएगा 6। अब इस तरह से हम
A21 निकालेंगे। A21 के आगे माइनस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको ढकेंगे, इसको तो -1 2 और 0 1, हमने इसको ढका और इसको। अब आ जाएगा क्या, माइनस ये -1 और -0 बराबर ये हो जाएगा प्लस का 1। A22 बराबर प्लस हो जाएगा। अब इसको रखेंगे, इसको 1 2 -2 1 1 2 -2 1, तो 1 एकम 1 और प्लस 2 दूना के 4 4 1 5। A23 बराबर ये माइनस, अभी क्या करेंगे, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 1 -1 -2 0, 1 -1 और -2 0, -1 का 0 में गुणा 0 और यह -2, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस होगा और यहाँ बीच में माइनस होता है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया +2। अब क्या करेंगे, A31 निकालेंगे। A31 क्या हो जाएगा, A31 इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, हो जाएगा -1 3 2 और 5, तो ये -5 और -6 बराबर -11। A32 बराबर -1, तो इसको रखेंगे, इसको 1 2 2 5 1 2 2 5 हो जाएगा कितना, -5 एकम 5 और -2 दूना के 4, 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -1। अब आखिरी हमारा है A33। A33 इसको ढक देंगे, इसको A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये हो गया तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1 -1 2 3 1 -1 और 2 3 3 एकम 3 और प्लस 2 एकम 2 बराबर 5। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, माड ए के अवयवों को हमने सखंडों के रूप में व्यक्त कर लिया। अब क्या करेंगे, माड ए के अवयवों के सहखंडों से निर्मित आव्यूह बराबर क्या होगा वो आव्यूह, तो देखिए यहाँ पर 3 -12 और 6, इसको क्या लिखेंगे, 3 -12 और 6, फिर उसके बाद 1 5 2 1 5 2, फिर उसके बाद -11 -1 5 -11 -1 और 5। माड ए के अवयवों के सहखंडों से निर्मित आव्यूह बराबर B का परिवर्त बराबर B का परिवर्त। जो B का परिवर्त होगा वही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A, यानी एडजॉइंट ऑफ A का सहखंड। पहले माड ए के अवयवों से हम क्या बनाएंगे, एक नया आव्यूह, फिर उसका हम परिवर्त निकाल देंगे, तो वही क्या होगा, माड ए का सहखंड आव्यूह होगा। माड ए का क्या हो जाएगा, सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो ये माड ए के अवयवों से निर्मित आव्यूह है, बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हम इसको लिखते हैं B, एक नया आव्यूह। अब B का परिवर्त हम निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, सहखंडज आव्यूह, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू B का परिवर्त। किसी भी आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों के रूप में बदलने पर प्राप्त होता है। तो ये पंक्ति है, इसको हम स्तंभ लिख देंगे, यानी 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, सखंडज आव्यूह। ये क्या निकल गया, सखंडज आव्यूह। अब दूसरा प्रश्न हमारा इसमें टॉपिक था व्युत्क्रम।
तो ए इनवर्स बराबर 1 बटे मॉड ए ज्वाइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर 1 बटे मॉड ए का मान देखिए हमने यहाँ लिखा है 27, तो हम यहाँ लिख देंगे 27 और ये हो जाएगा 3 माइनस 12 6 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 और 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या 27 का प्रत्येक पद में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 3 बटे 27 माइनस 12 बटे 27 6 बटे 27 और 1 बटे 27 5 बटे 27 2 बटे 27 माइनस 11 बटे 27 माइनस 1 बटे 27 और 5 बटे 27। जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, ये हमारा ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इस वाले में कटने लायक है, बाकी कोई कटने वाला नहीं है। तो 3 एकम 3 और 3 नवा 27 हो जाएगा। 3 चौको 12 3 नवा 27 3 दूना 6 3 तिरिके और 3 नवा 27। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/9। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/9 माइनस का 4/9 और 2/9 1/27 5/27 2/27 माइनस 11/27 माइनस 1/27 5/27। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक सहखंडज अपव्यय और व्युत्क्रम खत्म हुआ। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा वो सहखंड और व्युत्क्रम यानी सहखंड से निर्मित हमारा जो वीडियो है, लेक्चर है, उसे आप देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो उम्मीद है आपको वो समझ में आ जाएगा। आप इसे रिवाइंड करके देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बोर्ड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये समझिए आपको 8 नंबर दे करके ही जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार करिए, आपके बोर्ड के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गणित कक्षा 12वीं के अध्याय 4 सारणिक के इस छठे लेक्चर में आपका स्वागत किया जाता है। आज का ये लेक्चर जो कि छठवां लेक्चर होगा, आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें हमारा टॉपिक है अपव्यय विधि से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। यानी हमें समीकरण दिया रहेगा और हमें समीकरणों का हल अपव्यय विधि से ज्ञात करना होगा। तो आइए हम अपव्यय विधि से समीकरण निकाय को हल करने की पहले स्टेप के बारे में जानते हैं, उसके बाद उदाहरण के द्वारा उसे किस तरह से सरल किया जाएगा उस पर चर्चा करेंगे। तो माना हमें 3 समीकरण दिए गए हैं, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, a3x धन b3y धन c3 बराबर 0। ये हमारे पास 3 समीकरण दिए हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, दिए गए समीकरण को ax बराबर b के रूप का लिखें। ax बराबर b के रूप का लिखें। स्टेप नंबर 2, अब a क्या है तो देख लेते हैं। a क्या हो जाएगा, यहां से a1
B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये हो गया A और यहाँ पर हो जाएगा x y z, x का मान, और यहाँ हो जाएगा B, जो कि यहाँ पर जो भी B दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर हम K1 K2 K3 मान ले रहे हैं, यहाँ पर C1 Z मान लीजिए, C2 Z मान लीजिए और C3 Z, और यहाँ पर हम मान ले रहे हैं K1 K2 और K3, K1 K2 और K3। तो ये AX हो गया बराबर B, तो ये हो जाएगा K1 K2 और K3, यानी जो संख्यात्मक मान होगा वो B का हो जाएगा, और जो x के जो गुणांक होंगे वो A1 B1 C1 हो जाएंगे, और जो x का मान होगा x y z हम इसे रख देंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, पंक्ति गुणे स्तंभ में जब गुणा करेंगे तो A1 x धन B1 y धन C1 z बराबर क्या हो जाएगा, K1। अब स्टेप नंबर 3 हम क्या ज्ञात करेंगे, A इनवर्स ज्ञात करेंगे, A इनवर्स ज्ञात करेंगे। A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम आपको लेक्चर 5 में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों को A इनवर्स ज्ञात करना थोड़ा सा नहीं आ रहा था, इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। इसमें भी हम A इनवर्स आपको बताएंगे, सहखंडा यापी बताएंगे, और उसी के द्वारा हम समीकरण निकाय को हल करेंगे। तो हम A इनवर्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद से क्या होगा, हमको x का मान ज्ञात करना है, x यानी जिसमें x y z है। स्टेप 3 x बराबर A इनवर्स B का प्रयोग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर यानी कि समीकरण को हल करना। समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, x y z का मान ज्ञात करना। किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब क्या है, x y z का मान ज्ञात करना। तो ये आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करने की कुछ विधि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। इसका जो समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मार्क्स कितने का आता है इससे, 8 नंबर, एकदम रखा हुआ मार्क्स है, 8 नंबर बोर्ड के पेपर में इसमें रखा है। हो सकता है अभी जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूं वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप लोग इस टॉपिक को नोट करेंगे। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा हम आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करने के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करें। यहाँ पर समीकरण दिया है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। तो इसका हम हल करेंगे। हल दिए गए समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखने पर ax बराबर b के रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा, 3 2 4 -2 1 -3 x का गुणांक y का गुणांक z का गुणांक, ये 3 -1 और धन 2, ये हो गया x a, और यहाँ पर लिख देंगे x y और z बराबर 8 1 4। तो यहाँ से देखिए ये हो गया b और ये हो गया a। अब हम क्या करेंगे, a इनवर्स। तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। जिन विद्यार्थियों को a इनवर्स ज्ञात करना नहीं आया वो यहाँ से एक बार फिर से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, मॉड a बराबर क्या है, 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 और धन 2। तो हम केवल 2 लिख दे रहे हैं।
मॉड ए बराबर हम ज्ञात करेंगे तो 3, 2 एकम 2 और यहाँ -3 और यहाँ माइनस लगता है और यहाँ माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +2, 2 दूना के 4, -4 का -1 में गुणा होगा तो -4 और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ धन 3 है तो इसका गुणा करेंगे -6 और -4, तो मॉड ए बराबर हो जाएगा कितना 3 गुणे -1 और धन 4 4 8 दूना के 16, 6 4 10 -30 हो जाएगा। अब देखिए मॉड ए बराबर हो जाएगा कितना -3 और -30 -33 और -33 में से 16 को हम घटा देंगे तो 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा, 7 6 13 और 2 में से 1 जाएगा 1 तो हो जाएगा 17, तो मॉड ए बराबर हो गया 17। अब हम क्या करेंगे कि मॉड ए के अवयवों को, यहाँ पर हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, मॉड ए के अवयवों को सहखंडों के रूप में लिखने पर, सहखंडों के रूप में लिखने पर, अब उन सहखंडों से एक नया आव्यूह मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 तभी हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, यानी ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो मॉड ए के अवयवों को सहखंडों के रूप में लिखने पर, अब देखिए यहाँ पर A11 बराबर क्या हो जाएगा, A11 बराबर इसको ढकेंगे, इसको 1 -1 -3 2 1 -1 और -3 और 2, फिर अब हम A12 ज्ञात करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, इसको ढकेंगे 2 -1 4 2 2 -1 4 2, A13 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको ढकेंगे ये लिख देंगे 2 1 और 4 -3, फिर हम A21 ज्ञात करेंगे तो देखिए A21 बराबर क्या हो जाएगा, A21 बराबर माइनस आएगा क्योंकि 2 और 1 3, तो जब विषम होगा तो चिन्ह माइनस लगा देंगे, A21 तो इसको ढकेंगे, इसको ये और ये लिख देंगे, -2 -3 और 3 2, A22 लिखेंगे तो क्या होगा, इसको ढकेंगे, इसको 3 3 4 2 3 3 4 2, A23 बराबर माइनस, तो इसको ढकेंगे 3 -2 4 -3 3 -2 4 -3। अब हम निकालेंगे A31 3 1 4, यानी उपसारणिक जो है उसका मान क्या हो जाएगा प्लस, तो 31 निकालना है तो 31 यानी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसको ढक लेंगे -2 3 1 -1 -2 3 1 -1, A32 माइनस, फिर क्या करेंगे, इसको ढकेंगे 3 2 3 -1 3 2 3 -1, अब हमारा आखिरी होगा ये A33 जो प्लस में आएगा, तो A33 क्या हो जाएगा, ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसको ढक लेंगे 3 -2 2 1 3 -2 और 2 1। अब इन सब का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 एकम 2 और -3 बराबर -1, या -2 दूने के 4 और +4 बराबर 8 हो जाएगा, और यहाँ -6 -4 बराबर -10, और ये -2 दूना के 4 और +3 3 9 बराबर 9 में से 4 जाएगा 5 तो -5, और ये 3 दूना के 6 4 3 12 -6 हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा, -3 3 9
और प्लस 4 गुना के 8 बराबर 1 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा 1, -1 का -1 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 और -3 बराबर -1, और यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा, -3 और -3 गुना के 6 तो हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 3 एकम 3 और प्लस 2 दूनी के 4, 4 3 7। तो इस तरह से माड ए के अवयवों को हमने क्या कर लिया, सहखंडों के रूप में लिख लिया। अब क्या करेंगे, माड ए के अवयवों को सहखंडों के रूप में लिखने पर निर्मित आव्यूह, तो माड ए के सह खंडों से निर्मित आव्यूह, बराबर क्या हो जाएगा, देखते हैं कौन सा आव्यूह बनता है। इनको लिख देंगे -1 8 और -10 -5 -6 और 1, फिर उसके बाद -1 9 और 7, -1 9 और 7। तो इसका हम निकालेंगे क्या, सहखंड है, इसको हम मान लेते हैं C। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, C का परिवर्त। अब C क्यों रखे हैं, क्योंकि B का यहाँ पर प्रयोग हो चुका है, इसलिए हम एक अलग कांस्टेंट C मान लिए हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, C का परिवर्त, पंक्तियों को स्तंभों में -1 8 -10 और फिर -5 -6 1 -1 9 और 7, ये हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए का सहखंडज आव्यूह। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आपको ए इनवर्स ज्ञात करना बताता हूँ। तो देखिए हमने माड ए निकाला, तो माड ए बराबर हमारा गणना करने पर यहाँ पर -17 आया है। आप एक बार गणना कर लेंगे, प्लस माइनस जो भी गलती होगी आप लोग ध्यान दे लेंगे, तब ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। इसमें इस प्रश्न में थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाएगी तो आपका पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए चिन्हों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगर प्लस गलत हो जाएगा तो पूरा सवाल गलत, माइनस गलत तो पूरा सवाल गलत, यानी पूरा आपकी 30 से 35 मिनट की जो भी मेहनत लगेगी वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए चिन्ह का ध्यान दे करके इसको लगाइए। तो देखिए माड ए बराबर हमारा कितना आ गया, -17 और एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर हो गया इतना। अब हमारा काम क्या होगा, ए इनवर्स ज्ञात करना। तो देखिए ए इनवर्स बराबर होता क्या है, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, mod ए 1/mod ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, जो कितना है -17 है, और एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना है, ये है -1 8 और -10, फिर -5 -6 1 -1 9 और 7। अब ए इनवर्स बराबर हम क्या करेंगे, 17 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1/17, ये 8/17, ये 10/17, और फिर इसका गुणा करेंगे तो 5/17, 6/17, -1/17, और ये 1/17, 9/17, -7/17। तो इस तरह से हमारा ए इनवर्स आ गया। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, x, y और z का मान ज्ञात करना है। चलो, तो इस तरह से हमारा ए इनवर्स बराबर 1/mod ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर 1/mod ए का मान यहां से कितना आया है, -17, तो mod ए बराबर रख देंगे -17। फिर 1/-17 है, यानी कि 17 का हमको इसमें भाग करना है प्रत्येक अवयव में। तो हमने प्रत्येक अवयव में 17 का भाग किया, तो हमारा आ गया ए इनवर्स। अब हमको ज्ञात करना है x, y, z का मान। तो अब देखिए हम इसको मिटाते हैं,
और आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से मान आएगा। तो यहां से हम देखते हैं ए एक्स बराबर है बी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब एक्स बराबर ए इनवर्स बी से एक्स का मान है एक्स कामा वाई कामा जेड बराबर ए इनवर्स का मान है 1/17, 8 माइनस का 8/17 और फिर 10/17, फिर 5/17, 6/17, माइनस 1/17, 1/17, 9/17 और माइनस का 7/17। और b का मान क्या है 8 1 और 4, 8 1 और 4। अब क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। यहाँ पर दो अवयवों के गुणनफल की बात है, तो दो अवयवों का गुणनफल कैसे करते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो यहाँ पर हम आपको गुणा करके बतलाते हैं x कामा वाई कामा जेड का मान आ जाएगा। देखिए x कामा वाई कामा जेड का मान आ जाएगा। प्रश्न थोड़ा बड़ा होता है, जगह कम है, इसलिए हम इसको यहाँ पर इसे लिखते हैं। तो देखिए पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ और पंक्ति गुणे स्तंभ तो हो जाएगा 8/17 प्लस 5 एकम 5 यानी 5/17 और 1/17 का 4 में तो धन 4/17। अब यहाँ पर देखिए एक विशेषता क्या है कि हर समान है, तो जब हर समान है तो अंशों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो हम सीधे यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं 8 धन 5 धन 4 बटे क्या हो जाएगा 17 और फिर नीचे क्या है -8 6 और 9 है, तो इसका क्या करना होगा -8 का 8 में गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा -8 का 8 में तो -8/64 प्लस 1 का 6 में तो 6 और 9 का 4 में तो 9 चौको 36 और बटे 17। अब 10/80 धन यहाँ पर -1 हो जाएगा -1 और फिर यहाँ माइनस है तो -7 चौको 28 और बटे 17। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो 8 5 13 और 13 4 17। यहाँ पर देखिए x y z को हम इसे लिख ले रहे हैं और यहाँ हो जाएगा 17/17। फिर उसके बाद से ये 36 और 6 42 हो जाएगा 42, ये माइनस का 64 और 42, 4 में से 2 जाएगा 2 और 6 में से 4 जाएगा 2, तो माइनस कितना 22, माइनस आ जाएगा 22। एक बार और मिला लेते हैं -8 एडजॉइंट मैट्रिक्स कहाँ चला गया -8 6 9, ये क्या है 8 -8 ठीक है -8 6 और 9 है, तो इसका जब गुणा किया गया 8 का 8 में तो 8/64, 6 का 1 में तो 6 होगा और 9 का 4 में तो 36 होगा ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 22 तो कटेगा नहीं 17 से और 80 में से क्या करेंगे 29 घटाएंगे, 10 में से 9 जाएगा 1 और 7 में से 2 जाएगा 5। तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती है, ये हो जाएगा 51/17। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है 34 ए दूसरा वाला, यहाँ पर 22 आ रहा है -22
तो यहाँ पर देखिए -22 आ रहा है, यानी एक चिन्ह की गड़बड़ी से ये पूरा सवाल जो है गलत हो जाएगा। तो हम एक बार फिर से इसको मिला लेते हैं। तो देखिए इसका हमने गुणा किया तो ये प्लस हो गया, यहाँ -9/17 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -9/17। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मिस्टेक था, तो हम यहाँ पर रख देंगे -9। तो हो जाएगा कितना, ये माइनस का 36 हो जाएगा, -36। और देखिए ये -8/17, 6/17 और ये -9/17। तो ये जो है क्या है, -9/17। और इसको मिलाते हैं तो हो गया कितना, 36 और 64, 100 हो जाएगा। और 100 में से कितना निकालना है हमको, 6, तो कितना हो जाएगा, 94। तो देखिए यहाँ पर गलती कहाँ पर थी, A12 जो कि 4 धन 4 कितना था, 8, और आगे क्या था, माइनस का चिन्ह, लेकिन हमने माइनस का चिन्ह भूल करके उसको हटा दिया था। तो अब देखिए यहाँ से गलती हो जाने के कारण ये 8 नंबर का सवाल आपके हाथ से निकल सकता था। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -8 लिखेंगे। तो अब ये माइनस क्या होगा, अब ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 8/17। अब लगभग सब गलतियां सुधर चुकी हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो 8/17 यानी कि 8 का 8 में गुणा करेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो 8/17 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6/17 हो जाएगा, और उसके बाद से 9/17। तो जो 9/17 है वो यहाँ पर क्या है, माइनस में है। 9/17 क्या है, माइनस में आया है। तो अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 8 का 8 में गुणा करेंगे। तो 8 बटे हो जाएगा कितना, 64, 8/64, 8/64। फिर 6 एकम 6 और -9 चौको 36 और बटे हो जाएगा 17। तो 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70, और 70 में से 36 घटा देंगे तो 10 में 6 जाएगा 4, और 6 में से 3 जाएगा 3, तो आ जाएगा 34। तो देखिए पूर्णांक आ रहा था, गलती कैसे पकड़ी गई है कि 17 से 17 कट गया, 1 आ गया, तो ये 2 और ये 3। तो क्रमशः 1 2 3 आंसर आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा डाउट होने के कारण इसको चेक किया, तो यहाँ पर गलती पकड़ी गई। अब देखिए इसको जब हम सरल कर लेंगे पूरा, तो हमारा आंसर आ गया है। अब देखिए x y z बराबर क्या हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूना के 34 और 17 तिहाई 51, 1 2 और 3। तो ये हो गया x का मान, ये y का मान और ये z का मान। x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो इस तरह से निम्नलिखित समीकरण निकाय का आव्यूह विधि से हल हो गया। तो इसमें हमको गलतियों पर विशेष ध्यान देना है, और खास करके प्लस और माइनस पर ध्यान देना है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान घटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और 8 नंबर आपका बेमुरौवत कटी। ठीक, तो आप लोग इस 8 नंबर को बचाइए और इसे अच्छे से नोट करिए, देखिए 2 से 3 बार, क्योंकि 8 नंबर के प्रश्न की बात है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, और आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और परीक्षा की दृष्टि से इस प्रश्न को आप विशेष रूप से ध्यान दें,
जो भी गणित कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वाला प्रश्न बिल्कुल 8 नंबर दे करके ही जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।